नमस्कार बच्चों, स्वैग के साथ स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अब ना रहेगी मैथ की कोई भी प्रॉब्लम हाइड, क्योंकि तुम्हारा भाई लेके आ गया चैप्टर नंबर 5। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के दुनिया के एक बेताज बादशाह, शहंशाह मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के दुनिया के राजाओं में से एक मैथमेटिशियन यूक्लिड के बारे में। जी हाँ, ग्रेट मैथमेटिशियन। इन्होंने क्या ऐसा दुनिया को बताया, मैथमेटिक्स के कौन से फॉर्मूले दिए, क्या इन्होंने दुनिया में बताया कि इतने फेमस हुए, कि इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपको पता है कि खेल चलेगा कॉन्सेप्ट का। केवल 5 से 10 मिनट आप मुझे कॉन्सेप्ट के लिए टाइम दे दो, उसके बाद आप कमाल देखना, सारे क्वेश्चन आप अपने आप खत्म कर दोगे, एकदम स्वाहा कर दोगे, फूक दोगे इन क्वेश्चनों को। तो आप टेंशन ना लो, शुरू के 5 से 10 मिनट हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, फिर अपने एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले मिलते हैं कॉन्सेप्ट से। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबके दिमाग में होगा ये शहंशाह मैथमेटिक्स, जो इनकी तारीफ मैंने करी, ये कौन थे। तो थोड़ा बेसिक इनके बारे में जान लो, क्योंकि इनके बारे में ही पढ़ना है। तो ये जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। यस, इनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का जो नींव है, क्योंकि यहां से आपके ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है। जो चैप्टर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सब ज्योमेट्री यूनिट, इस पूरे यूनिट को ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। और ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन बोलते हैं। इनका नाम यूक्लिड था। बहुत महान मैथमेटिशियनों में से एक इनका नाम लिया जाता है। जब मैंने पहली बार इनको देखा था ना, जब मैं 9th में था, तो मुझे लगा ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फोटो है ना, कुछ मिलता जुलता है अगर आपने देखा हो रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो। बट ठीक है, महान लोग ऐसे ही होते होंगे शायद, ऐसे ही दाढ़ी, मैं भी बड़ा हो गया ऐसी दाढ़ी बना लूंगा बड़ा सा, है ना भाई। चलिए, तो मैं मजाक कर रहा था। ये ग्रेट मैथमेटिशियन, ये इजिप्ट के, ये ग्रीक के ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड है। इनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं। इन्होंने जो वर्क किया था, उस वर्क को एलिमेंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एलिमेंट। इन्होंने जो किताब लिखी, जो भी आप बोलना चाहो, उसका नाम दिया गया एलिमेंट। ये इनके बुक का नाम आप कह सकते हो। और इस बुक में टोटल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर है। यस, इन्होंने अपने वर्क को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट को। तो 13 चैप्टर या 13 बुक बोलते हैं उसको। ये इनके बारे में आज पढ़ेंगे, बट हमें 13 बुक के बारे में नहीं पढ़ना। पता लगे एक आध बच्चा बेहोश हो गया कि सर जी 13 चैप्टर पढ़ना है। नहीं भाई, हमें थोड़ा सा जानना है इनके बारे में। हमारे सिलेबस में बेसिकली यूक्लिड के बारे में केवल 3 ही चीजें। एक उनकी डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस दी गई है हमारे में, जो कुछ वर्ड है जो ज्योमेट्री का बेसिक नीड है, जैसे लाइन, पॉइंट, सरफेस, ये सब क्या होता है। तो ज्योमेट्री का नीड है, उसके लिए डेफिनेशन कुछ। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जॉम्स। ये एग्जॉम्स क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, कि एग्जॉम्स किसे कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। तो हमारे सिलेबस में 13 चैप्टर नहीं है, कभी एक आध बेहोश हो जाए, एम्बुलेंस बुलाना पड़ जाए मुझे, ऐसा नहीं है। केवल 3 ही वर्क, हमें 3 ही चीजों के बारे में जानना है। इन्होंने कुछ डेफिनेशन दिए थे, जो ज्योमेट्री का कहते हैं कि नींव है वो, सबसे पहले बेसिक है वो। उसके बाद एग्जॉम्स क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। और थर्ड पोस्टुलेट। तो हम इस चैप्टर को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, डेफिनेशंस, एग्जॉम्स एंड पोस्टुलेट। ठीक है, तो वन बाय वन तीनों के बारे में समझ लेते हैं कि क्या डेफिनेशन बताई थी इन्होंने, क्या एग्जॉम्स बताए थे इन्होंने, और कौन से पोस्टुलेट इन्होंने बताए थे। नाउ सबसे पहला आता है यूक्लिड की डेफिनेशंस। तो इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी होगी। इन्होंने अपने बुक में बहुत, मैंने कहा 13 चैप्टर है तो 13 बुक है इनके, तो इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी। बट हमारे सिलेबस में केवल ये 7 डेफिनेशन है। हमारे सिलेबस में केवल ये 7 डेफिनेशन है, जो हमें बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, पहले समझना है और बिल्कुल इसको दिमाग में बिठा लेना है। ये कौन कौन सी डेफिनेशन है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन आप ध्यान देखो, ये डेफिनेशन है पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है, आप लोग पॉइंट लगाते हो ना, ऐसे पॉइंट लगा दिया। तो इन्होंने पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी। पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी, अ पॉइंट इज दैट, पॉइंट वो होता है विच हैज नो पार्ट, इसका कोई पार्ट नहीं होता। पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। कोई पार्ट नहीं होता मतलब ना इसकी लेंथ होती है, ना इसकी ब्रेथ होती है, ना इसकी हाइट होती है, ना इसमें लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। तो एक पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। ये है पॉइंट की डेफिनेशन। नाउ सेकंड, लाइन क्या होता है। लाइन आप खींचते हो ना, ऐसे ऐसे लाइन खींचते हो ना, तो लाइन क्या होता है। तो इन्होंने डेफिनेशन दी थी, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन वो है जिसमें चौड़ाई नहीं होती है। एक लाइन वो है जो ब्रेथलेस है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, जिसमें चौड़ाई नहीं होती है, केवल लेंथ होती है।
अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, एक लाइन वो लेंथ होती है जिसमें चौड़ाई नहीं होती है, यानी इसको हम लाइन बोलते हैं। तो इन्होंने लाइन की डेफिनेशन ये दी थी कि एक लाइन वो होता है जिसमें ब्रेथ नहीं होता, यानी जिसमें चौड़ाई नहीं होता। थर्ड, जो लाइन का एंड होता है, द एंड ऑफ अ लाइन, एक लाइन का जो एंड होता है, जब एक लाइन को हम एंड करते हैं, कहीं पर खत्म करते हैं, तो वो पॉइंट होता है। ध्यान से देखो, जब हम लाइन को एंड करते हैं तो यहां एक पॉइंट होता है और यहां भी एक पॉइंट होता है। तो जब हम किसी लाइन का एंड करते हैं, द एंड ऑफ अ लाइन, एक लाइन जब भी आप एंड करोगे तो यहां पर आपको एक पॉइंट, दो पॉइंट के बीच, यानी कहने का मतलब दो पॉइंट के बीच अगर हम दो पॉइंट को मिला दें तो उसको लाइन कहते हैं। दो पॉइंट को मिलाने से लाइन बन जाती है, इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था। तो पॉइंट कौन होता है? जिसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन कौन होती है? लाइन वो होती है जिसमें ब्रेथ नहीं होता, और किसी भी लाइन का जो एंड होता है वो पॉइंट होता है। नाउ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है? A straight line is a line, एक स्ट्रेट लाइन वो लाइन होता है which lies evenly with the points on itself, जो बहुत सारे पॉइंट पर एक साथ लाइज करता है। जब बहुत सारे पॉइंट को आप मिला दोगे तो एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। जब आप बहुत सारे पॉइंट को एक साथ मिला दोगे तो आप एक फॉर्मेशन करोगे, उसको हम लाइन कहते हैं। A straight line, एक स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है which lies evenly, जो कि लाइज होता है किस पर? बहुत सारे पॉइंट पर। तो जब बहुत सारे पॉइंट को हम मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पे आता है कि सरफेस क्या होता है। एक सरफेस हम किसे बोलते हैं? अ सरफेस इज दैट विच हैज द लेंथ एंड ब्रेथ, एक सरफेस वो होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। आपने बचपन में रेक्टेंगल बनाया होगा, आपने रेक्टेंगल बनाया होगा, आपने सर्कल बनाया होगा, आपने स्क्वायर बनाया होगा, बहुत सारे डायग्राम आपने बनाए होंगे। इन सब में लेंथ और ब्रेथ होता है, इन सब को हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। तो सरफेस वो होता है, एक सरफेस वो होता है जिसमें दो चीज होती है, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि जिस चीज में, जिस भी डायग्राम में बोले, जिस भी डायग्राम में दो चीज होंगी, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, अगर दो चीज है किसी भी डायग्राम में, किसी भी फिगर में बच्चों, अगर दो चीज पाई जाती है तो हम उसको बोलते हैं वो एक सरफेस है। अब तक 5 डेफिनेशन हो गया। पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन क्या होती है? जब हम कोई भी डायग्राम बनाए और इसमें चौड़ाई ना हो, ब्रेथ ना हो। द एंड ऑफ ए लाइन, एक लाइन का जो एंड होता है वो पॉइंट पर होता है। एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जब बहुत सारे पॉइंट को हम मिला देते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। सरफेस क्या होती है? ऐसा फिगर, ऐसा डायग्राम जिसमें दो चीज हो, लेंथ और ब्रेथ। नाउ 6 पे आते हैं, द एज ऑफ अ सरफेस, किसी भी सरफेस का जो एज होता है, एज मतलब किनारा, किसी भी सरफेस का जो किनारा होता है, देखो ये सरफेस बनाया, इसका जो किनारा है, ये 4 किनारे बोलते हैं इसको एज बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं। तो किसी भी सरफेस का जो एज होगा, किसी भी सरफेस का जो किनारा होगा, एज होगा, वो एक लाइन ही होगा। यस, देखो आप लाइन है, देखो यहां से एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। किसी भी सरफेस का आप जब किनारा देखोगे तो वो एक लाइन होगा। ये कहने का मतलब ये था कि कोई भी सरफेस ले लो, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, जब आप उनको बनाते हो तो लाइन को ज्वाइंट ही तो करते हो। आप कहोगे सर्कल एक लाइन है, सर्कल भी एक लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन लो, एक स्ट्रेट लाइन लो, एक तार लो, एक सीधा लो, उसको घुमा दो, गोल बना दो, तो सर्कल तो बन गया, वो भी तो स्ट्रेट लाइन था। क्लियर हो गया? एक तार लो, तार ले लो सीधा, एक लाइन की तरह ले लो और उसको गोल घुमा दो तो सर्कल बन गया, तो वो भी एक लाइन है। क्लियर हो गया? तो किसी भी सरफेस का जो किनारा होता है, एज होता है, वो एक लाइन होता है। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन आती है प्लेन सरफेस, कि सर ये प्लेन सरफेस क्या होता है? पॉइंट नंबर 7, 7वीं डेफिनेशन, ये प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, प्लेन सरफेस उस सरफेस को बोलते हैं विच लाइज इवनली, जो कि लाइज करता है स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पर। क्या मतलब है? जब आप बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को मिला दोगे, जब आप बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को मिला दोगे तो आपका एक सरफेस बनेगा, प्लेन सरफेस बनेगा, ये मतलब है। एक प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है विच लाइज इवनली, जो लाइज करता है किस पर? स्ट्रेट लाइन पर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जब हम बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को मिला देते हैं तो उससे जो फिगर बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। तो 7 डेफिनेशन एक बार दोबारा सुन लो।
सबसे पहली डेफिनेशन थी पॉइंट की। पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, कुछ नहीं होता। लाइन कौन होता है? लाइन वो होता है जिसमें ब्रेथलेस होता है, चौड़ाई नहीं होती है। द एंड ऑफ अ लाइन, एक लाइन का जो एंड होता है वो पॉइंट्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन कौन होती है? स्ट्रेट लाइन उस लाइन को बोलते हैं जो लाइज करता है द पॉइंट पर, यानी बहुत सारे पॉइंट को जब हम जोड़ देते हैं तो उससे जो फिगर बनता है उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। सरफेस कौन होता है? इस सरफेस उसको हम बोलते हैं, उस फिगर को हम बोलते हैं जिसमें दो चीज पाई जाती है, लेंथ और ब्रेथ पाई जाती है। द एज ऑफ अ सरफेस, किसी भी सरफेस का जो किनारा होता है, किसी भी सरफेस का जो किनारा होता है, एज होता है, वो एक लाइन होता है। अब प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस कौन होता है? तो प्लेन सरफेस इस सरफेस को बोलते हैं जो लाइज करता है स्ट्रेट लाइन पर, यानी बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को जब ज्वाइन कर देते हैं तो एक फिगर बनता है, उसको हम प्लेन सरफेस के नाम से जानते हैं। तो ये 7 डेफिनेशन आपको याद कर लेना है अच्छे से, समझ के। समझा भी दिया मैंने आपको, एक एक चीज मैं आपको समझा भी रहा हूं। सर ऐसा वीडियो बनाऊंगा आग लग जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, आपको कुछ देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी सर, आपको कुछ पढ़ने की इसके अलावा नीड ही नहीं है। आप पूरा वीडियो देख लो हर चैप्टर का मेरा, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ो, आराम से पेपर चिल होके दे आओ, खुश होके दे आओ, टेंशन मत लो। चलिए जी, ये 7 डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन पॉइंट, लाइन, एज ऑफ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरफेस, एज ऑफ अ सरफेस और प्लेन सरफेस। ठीक है, ये 7 डेफिनेशन हो गई। नाउ उसके बाद आता है एग्जॉम्स। सर ये एग्जॉम्स क्या होता है? पहले तो एग्जॉम्स वर्ड का मतलब समझो। एग्जॉम्स वो प्रिंसिपल होते हैं या वो स्टेटमेंट होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो हमने मान लिया कि हाँ सच है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लेना, इनमें से मैं उठा लेता हूं। आपके पास एक पूरा केक है, हाँ छोटा सा केक का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक पूरा केक है, आपके पास एक कंप्लीट केक है, पूरा केक, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला केक, आपके पास पूरा केक है। आपने एक छोटा सा टुकड़ा अपने दोस्त को दे दिया, ले भाई गरीब आदमी तू भी खा ले। आप बताओ, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किस पे ज्यादा केक है, आप पे पूरा केक है, आपने छोटा सा टुकड़ा अपने दोस्त को दे दिया, अब आप कहोगे किस पे ज्यादा केक है, तो आप बोलोगे ना कि मेरे पास ज्यादा है, क्योंकि आपके पास तो पूरा ही केक है, उसका छोटा सा टुकड़ा आपने दोस्त को दिया, गरीब आदमी को छोटा सा ही केक दिया आपने, आपके पास तो पूरा ही केक है, तो किस पे ज्यादा केक है? आप बोलोगे मेरे पे। आपको कैसे पता आप पे ज्यादा केक है? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पूरा केक बड़ा होगा उस छोटे से पार्ट से, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है जिनको हमें प्रूव करने की नीड नहीं है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो ऐसा स्टेटमेंट, मैथ का ऐसा स्टेटमेंट जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है कि हाँ ये सच है, इसको हमें प्रूव करने की नीड ही नहीं है, यही सच बोल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एग्जॉम्स। उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जॉम्स। तो ये आपके सामने देखो, ये 7 एग्जाम, ऐसा नहीं है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इन्होंने 7 ही एग्जाम्स दिए, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, एग्जाम बहुत सारे दिए हैं, हमारे सिलेबस में 7 है। कभी आप ये मान लो कि 7 एग्जाम देने पे बंदा फेमस हो गया है, भाई ऐसा नहीं है, स्वैग है भाई का अपना, इन भाई का अपना एक स्वैग है। सर जी इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, उनमें से केवल 7 एग्जाम हमारे सिलेबस में है। तो हमें तो अपने सिलेबस से मतलब है ना सर, हमें तो सर जी अपने सिलेबस से मतलब है, हम तो अपने सिलेबस करने आए। तो ये 7 एग्जाम्स है, 1 बाय 1 करके समझा देता हूं। चलिए पहला एग्जाम, सबसे फर्स्ट क्या का है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ऐसी चीजें जो एक ही चीज के इक्वल हो। थिंग्स, ऐसी चीजें विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो एक ही चीज के इक्वल हो, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के भी इक्वल होती है। सर जी क्या है ये? मैं समझाता हूं, चिल बाई चिल, टेंशन लेने का। देखो वो ये कह रहे हैं कि मान लो ये ए पर्सन है, ये ए पर्सन है, इनके पास 10 रुपए है, ठीक है। ये बी पर्सन है, इनके पास भी 10 रुपए हैं। ये सी पर्सन है, इनके पास भी 10 रुपए हैं। ए ने बोला बी को कि हम दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं क्योंकि दोनों के 10 रुपए हैं। ए ने बोला सी को कि भाई हम दोनों भी इक्वल हैं यार, क्योंकि हमारे पास दोनों के 10 रुपए हैं। तो सी तुरंत बोल सकता है बी को, भैया धप्पा हम दोनों भी इक्वल हैं, हम दोनों भी इक्वल हैं। ए ने बोला बी को हम दोनों इक्वल हैं, ए ने बोला सी को हम दोनों इक्वल हैं। तो सी और बी एक दूसरे को बोल सकते हैं कि भाई हम दोनों भी इक्वल ही हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं, हम दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं, तो हम दोनों भी इक्वल हैं। देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो चीज एक ही चीज के इक्वल होता है, जो चीज एक ही चीज के इक्वल होता है, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के भी इक्वल होता है। क्लियर हो गया? नाउ सेकंड पे आ जाए,
दूसरा एग्जाम्स क्या है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर इक्वल में इक्वल ऐड करोगे द वोल आर इक्वल तो टोटल भी इक्वल आएगा। इक्वल में इक्वल ऐड करोगे तो वोल भी टोटल भी इक्वल आएगा। अरे सर जी ये क्या, ये समझो इक्वल, मान लो ये 10 है और ये 10 है, दोनों इक्वल है। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर इक्वल में कोई इक्वल नंबर ऐड कर दो, कोई इक्वल नंबर दोनों तरफ ऐड कर दो, दोनों इक्वल थे, दोनों में इक्वल ऐड करो तो टोटल भी इक्वल ही आएगा। देख लो आप, अगर इक्वल में 10 दोनों इक्वल है, 10 यहां भी है 10 यहां भी है, दोनों इक्वल है, अगर इक्वल में इक्वल ऐड करोगे तो टोटल भी इक्वल ही आएगा। देख लो, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तो टोटल भी इक्वल ही आएगा। नाउ तीसरा आता है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर इक्वल में से इक्वल माइनस करोगे, जैसे 10 और 10 इक्वल है, दोनों में से इक्वल माइनस करो, दोनों में से इक्वल माइनस करो, 2 यहां से माइनस करो, 2 यहां से माइनस करो, तो ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, अगर इक्वल घटाया जाए किससे, इक्वल से, अगर इक्वल चीजों में से इक्वल चीजें माइनस करोगे तो रिमाइंडर भी इक्वल ही आएगा। देखो रिमाइंडर भी इक्वल ही आया। इक्वल में इक्वल ऐड करा तो टोटल भी इक्वल, इक्वल में से इक्वल माइनस करोगे तो टोटल भी इक्वल ही आएगा। क्लियर हो गया, तीन चीजें समझ में आ गई। पहला क्या था, अगर दो चीज एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर इक्वल में हम इक्वल चीजें ऐड कर दें तो टोटल भी इक्वल आएगा। अगर इक्वल में से इक्वल को माइनस कर दें तो टोटल भी, रिमाइंडर भी इक्वल आएगा। नाउ फोर्थ पे आ जाते हैं, थिंग्स विच आर कोइंसाइड। ओहो भाई साहब, ये बड़ा काम का है। कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब बिल्कुल एक जैसा, कोइंसाइड मतलब एक जैसा, बिल्कुल रिट्टो। अगर एक के ऊपर दूसरा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, नोट निकाल लूं, कोइंसाइड समझा देता हूं, पैसे मत ले जाना मेरे। एक मिनट, देखो मेरे पे ये नोट है गरीब आदमी ये देखो दो नोट है, ये दोनों कोइंसाइड है, इसको बोलेंगे कोइंसाइड। अगर ये एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, लो जी कवर कर लिया, 500 का नोट मिला नहीं जेब में यही मिला जेब में। तो इन्होंने एक दूसरे को कवर कर लिया। आप देखो, अब आपको एक ही नोट दिखाई दे रहा होगा, दूसरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, दूसरा नहीं दिख रहा होगा, दिखाओ ये है भाई, पीछे है, मजाक नहीं कर रहा। हाँ, वो कोइंसाइड का मतलब होता है जब एक के ऊपर दूसरा कवर कर ले। तो अगर कोई चीज कोइंसाइड है ना, सेम है, एज इट इज है, तो वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, पैसे रख लो, पता लगे कोई ले गया। चलिए जी, तो थिंग्स विच कोइंसाइड, ऐसी चीजें कोइंसाइड होती है वन अनदर, एक दूसरे के, वो इक्वल होती है हमेशा एक दूसरे के। पांचवा पार्ट, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो वोल होता है, पूरा केक बड़ा होगा छोटे से पार्ट से। याद है, अपने दोस्त को बेचारे को छोटा सा केक दे दिया, पकड़ा दिया तुमने गरीब आदमी को। द वोल, वोल मतलब पूरा केक, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, किससे, अपने पार्ट से। आपके पास पूरा केक है, हैप्पी बर्थडे टू यू कर लिया आपने, केक काट दिया, आपने एक छोटा सा केक अपने दोस्त को दे दिया, पूरा केक लगभग आपके पास अभी भी है, तो वो बड़ा है ना उस छोटे से पार्ट से। तो वोल जो होता है हमेशा बड़ा होता है अपने पार्ट से। अगला 6 पे आते हैं, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, अगर एक ही चीज का डबल कर दो, एक ही चीज का डबल कर दो, लो जी 10 है, यहां भी 10 है, आप दोनों का डबल कर दो, दोनों का डबल कर दो। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, अगर एक ही चीज का डबल करोगे, द इक्वल टू अनदर, एक दूसरे के इक्वल आएगा। देखो 20 और यहां भी आ गया 20, आया ना इक्वल। तो अगर एक ही चीज का हम डबल कर दें, अगर हम एक ही चीज का डबल कर दें तो आंसर भी इक्वल आता है। 7, थिंग्स विच आर हाफ टू द सेम थिंग, अगर एक ही चीज का आधा कर दो, अगर एक ही चीज का आधा कर दो, 10 और 10 दोनों का आधा कर दो, दोनों का आधा कर दो, हाफ कर दो, तो 10 का हाफ कितना होता है 5, 10 का हाफ कितना होता है 5। अगर हम एक ही चीज का आधा कर दें, हाफ मतलब आधा, अगर हम एक ही चीज का आधा कर दें तो जो इक्वल आता है वो एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, वो जो रिमाइंडर आता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो क्या आपने ये सातों एग्जाम समझ लिया बेटा? मजा आ रहा है? गजब हो रहा है, एकदम सब कुछ क्लियर हो रहा है। समझा दो दोबारा। देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर कोई चीज एक ही चीज के इक्वल है तो वो एक दूसरे के भी इक्वल होगा। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर इक्वल में इक्वल ऐड करोगे, इक्वल में इक्वल ऐड करोगे तो टोटल भी इक्वल आएगा। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर इक्वल में से इक्वल माइनस करोगे, 10 में से इक्वल माइनस करा तो इक्वल ही आया। उसके बाद हम आए थे फोर्थ पे। फोर्थ क्या था हमारे पास? थिंग्स विच कोइंसाइड, ऐसी चीजें एक दूसरे पे कोइंसाइड होती है, बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेती है एक दूसरे के साथ, वो हमेशा इक्वल होती है।
द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो वोल होता है पूरा केक हमेशा बड़ा होगा अपने छोटे से पार्ट से। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, अगर एक ही चीज का डबल कर दूं, अगर एक ही चीज का डबल कर दूं तो उसका टोटल भी इक्वल आता है, और अगर एक ही चीज का हाफ कर दूं तो भी उनका आपस में वो इक्वल होते हैं। ये रहा एग्जांपल, क्लियर हो गया। तो इनको बोलते हैं एक्सॉम्स। एक्सॉम्स वो स्टेटमेंट होती है जो हम मान लेते हैं, ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे स्टेटमेंट जो हम मान लेते हैं कि ट्रू है, इसको प्रूफ करने की नीड नहीं है। भाई मान लो, आप ऐसे समझ लो, मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। भाई दो पर्सन है, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, दोनों एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, दोनों बैंक के मैनेजर हैं। मान लो इनकी सैलरी है 50,000 रुपए, दोनों सेम पोस्ट पे तो सैलरी भी सेम होगी, 50,000 रुपए इनकी सैलरी आपस में, ठीक है, क्लियर। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। अब अगले साल इनकी सैलरी डबल कर दी कंपनी ने, अगले साल सैलरी डबल कर दी, तो कंपनी ये थोड़ी कहेगी नहीं नहीं एक ही सैलरी डबल करेंगे, बी की नहीं करेंगे, भाई मजा नहीं आ रहा, हमें स्वाद नहीं आ रहा बी में। ऐसा थोड़ी होता है, एक ही पोस्ट है तो सैलरी सबकी डबल करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी आपस में, पता लगे लड़ लिए ये। तो इनकी सैलरी डबल कर दी, दोनों की सैलरी डबल हो गई। तो जब सैलरी सेम थी अब डबल कर दी, तो आप देखो दोनों इक्वल हो जाएंगे, अभी भी दो इक्वल होंगे। अगर सेम चीज का डबल करोगे, अगर सेम चीज का डबल करोगे तो टोटल भी इक्वल ही आएगा। इसके लिए हमें प्रूफ करने की नीड नहीं होती, ये ऐसे प्रिंसिपल स्टेटमेंट होते हैं जो हम मानते हैं कि हाँ सही है, उनको एग्जॉम्स कहते हैं। ये दूसरा भाग था। तीसरा आता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट भाई साहब, ओ हो आगे पोस्टुलेट, ठीक है, ये पोस्टुलेट्स है। अब ये सर पोस्टुलेट्स क्या होता है, देखो बच्चों, पोस्टुलेट वो प्रिंसिपल होते हैं, वो स्टेटमेंट होते हैं जिसको, वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, बट उसको प्रूफ करने की नीड नहीं होती। ऐसी स्टेटमेंट जो हमें प्रूफ नहीं करना पड़ता, जैसे थ्योरम। थ्योरम आप पढ़ोगे अगले चैप्टर से, उनको प्रूफ करना पड़ता है। थ्योरम होता है, उनको प्रूफ करना होता है। थ्योरम से पहले आता है पोस्टुलेट, ऐसी स्टेटमेंट जिनको प्रूफ ही नहीं करना, ऐसी स्टेटमेंट जिनको प्रूफ नहीं करना, ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। ऐसी स्टेटमेंट जिनको प्रूफ ही नहीं करना, उनको हम बोलते हैं पोस्टुलेट। तो आप देखिए 5 पोस्टुलेट है आपके सामने, 5 पोस्टुलेट है, वन बाय वन एक एक करके नहीं, सबसे पहले लिखेंगे पोस्टुलेट नंबर 1। पहला पोस्टुलेट क्या था, अ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, यहां पे समझाता रहूंगा। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन जो होती है, मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, उसे किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, टू एनी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाकर। यानी जब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से हम मिला देते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। बिल्कुल सही बात है, आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दो तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। आप बताओ, आप कैसे भी कहीं भी ले लो, 2 पॉइंट ले लो, आप कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, जब उन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा। वो यही तो कह रहे हैं, अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ किया जा सकता है, एक सीधी लाइन ड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम एनी वन पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो हम जब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला देते हैं तो वो बन जाती है स्ट्रेट लाइन। पहला पोस्टुलेट क्लियर हो गया। दूसरा, सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन। अ टर्मिनेटेड लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने खींची है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। हम इनको अनंत तक, इनडेफिनेटली तक, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, तभी तो एरो बनाते हैं। आपने देखा है जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो एरो बनाते हैं, इधर भी एरो बनाते हैं, इधर भी एरो बनाते हैं। कभी सोचा आपने एरो क्यों बनाते हैं? ये एरो इसलिए बनाते हैं क्योंकि लाइन को हम इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ये बात यूक्लिड ने बोला था कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे ना तो आपको दोनों तरफ एरो बनाना है। जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे दोनों तरफ, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, आप अपनी बुक में जाके चेक कर लो, कभी भी लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो दोनों तरफ एरो बनाते हैं। दोनों तरफ एरो क्यों बनाते हैं? ये यूक्लिड ने सबसे पहले हमें बताया कि भैया जब भी लाइन खींचना दो तरफ एरो बनाना। क्यों? क्योंकि लाइन को हम इनडेफिनेटली दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। एक लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं, एक लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई सिर्फ लाइन को ऐसे ड्रॉ करता है, इसका मतलब है ये लाइन केवल इस साइड बढ़ सकता है। अगर कोई लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकता है, इसका मतलब ये लाइन केवल इधर बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ेगा। और अगर कोई लाइन इसको बोलते हैं, प्रॉपर लाइन ये होता है, इसे एरो बोलते हैं, इनको एरो बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एरो, तीर, एरो। लाइन ये होती है, लाइन का मतलब ऐसा जो हम दोनों तरफ जिसको हम बढ़ा सकते हैं इंडेफिनिटली तक, इसको बोलते हैं हम लाइन। तो यही आपसे सेकंड था, 2 हो गया। पहला क्या था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे खींचेंगे? जब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। दूसरा पोस्टुलेट क्या था कि एक टर्मिनेटेड लाइन को, एक लाइन को हम इंडेफिनिटली तक बढ़ा सकते हैं, कहीं तक भी इंक्रीज कर सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं, भगवान तक, ईश्वर तक जा सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है?
अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, आप एक सर्कल बना सकते हो, गोल गोल प्यारा प्यारा सर्कल बना सकते हो विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कितने का भी सेंटर ले लो, कितने का भी रेडियस ले लो। क्या मतलब है सर? इसका मतलब है सर जी, एक बात बताओ, मैं छोटा रेडियस बना सकता हूं, बड़ा सर्कल बना सकता हूं, और बड़ा सर्कल, और बड़ा सर्कल, और बड़ा सर्कल। अब इससे ज्यादा क्या बनाऊं? और बड़ा सर्कल है। कितने का भी मैं सर्कल बना सकता हूं, कितने का भी रेडियस ले सकता हूं, कितने का भी सर्कल बना सकता हूं। सही बात है भाई, सर्कल तो कितना ही बन सकता है, फिर ब्रह्मांड भी सर्कल के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कितने का भी सर्कल बना सकते हैं, हम कितने का भी रेडियस ले सकते हैं। ये रेडियस होता है, आपने पढ़ा था, आप पढ़ चुके उसके बारे में, रेडियस के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो कितने का भी रेडियस ले सकते हैं और कितने का भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पोस्टुलेट हो गया। 4th पोस्टुलेट क्या है? ऑल राइट एंगल, जितने भी राइट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सर ये राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। देखो राइट एंगल ऐसे बना लो, आप राइट एंगल ऐसे बना लो, आप राइट एंगल ऐसे बना लो, आप राइट एंगल ऐसे बना लो, सब 90 के होंगे। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। कैसे बना लो, होगा 90 का ही, क्योंकि राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो जितने भी राइट एंगल होते हैं, ऑल राइट एंगल, जितने भी राइट एंगल होते हैं वो इक्वल टू वन होता है, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जैसे मर्जी राइट एंगल बना दो, वो सब इक्वल होंगे, क्योंकि सबके सब 90 होंगे, तो सबके सब इक्वल हो जाएंगे। नाउ 5वां पोस्टुलेट क्या है? 5th पोस्टुलेट क्या है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर दो लाइन पर एक लाइन गिर रहा हो। क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 2 लाइन है, ये 2 लाइन है और इस पर एक तीसरा लाइन ऐसे गिर रहा है, ठीक है, फॉल हो रहा है। 2 लाइन पर एक तीसरा लाइन ऐसे फॉल हो रहा है, यही आपसे बोला है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, एक काम का तो यही बना लेता हूं, थोड़ा इसको साफ कर लेता हूं, इसको हटा लेता हूं, ये सब तो समझा दिया ना आपको, ये सब हटा लेता हूं, यही बना लेता हूं ना, बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी भाई साहब, यही बना ले, बुरा तो नहीं मानोगे? है ना सर? यही बना लेते हैं यार, टेंशन क्या है। लो चलिए यही बनाएंगे। आप क्या कह रहे हैं आपसे? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, अगर एक स्ट्रेट लाइन गिर रहा है, फॉल हो रहा है, फॉलिंग, बच्चे तो प्यार में फॉल हो रहे हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन फॉल हो रहा है जी। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, अगर स्ट्रेट लाइन फॉल हो रहा है टू स्ट्रेट लाइन पर, 2 स्ट्रेट लाइन पर, मान लीजिए ये 2 स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक लाइन फॉल हो रहा है, इस पे एक लाइन फॉल हो रहा है, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन पे फॉल हो रहा है। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, अब मान लीजिए दोनों सेम साइड एक एंगल बना रहे हैं, इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल कहलाएगा, और एक एंगल ये वाला, दोनों सेम साइड होना चाहिए। या तो इधर ले लो या दूसरी तरफ ले सकते हो, दोनों बस दोनों होने चाहिए सेम साइड। तो 2 एंगल ले लिया हमने, 2 इंटीरियर एंगल ले लिए, दोनों सेम साइड वाले 2 एंगल ले लिया हमने इंटीरियर एंगल। इफ इट टेक्स टुगेदर, अगर दोनों को जोड़ दे, अगर दोनों एंगल को जोड़ दें, लेस देन 2 राइट एंगल, और इनका सम 2 राइट एंगल से कम हो, यानी 180 से कम हो। 2 राइट एंगल मतलब 180, एक राइट एंगल 90 का होता है, तो 2 राइट एंगल मिला के 180 हो जाएगा। अगर इन दोनों का एंगल का सम, अगर इन दोनों के एंगल का सम 180 से कम है, अगर इन दोनों एंगल का सम, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 से कम है, 2 राइट एंगल से कम है, देन तब द 2 स्ट्रेट लाइन, तब जो ये 2 स्ट्रेट लाइन है, ये ग्रीन कलर वाले, इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, अगर आप इनको बढ़ाते चले जाओगे, 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 अगर आप इनको बढ़ाते चले जाओगे इंडेफिनिटली तक, मीट ऑन दैट साइड, तो ये आपस में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं जाके। अगर आप इनको बढ़ाते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आगे जाकर ये पक्का आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगे। क्या आपको कहानी समझ में आई? वो ये कह रहे हैं बच्चों कि मान लीजिए 2 स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक तीसरा स्ट्रेट लाइन फॉल हो रहा है, गिर रहा है, जैसे आप प्यार में गिरते हो ना, वैसे ये लाइन ये गिर रहा है, ठीक है जी। अगर 2 एंगल का सम, अगर 2 एंगल का सम, अगर 2 एंगल का सम 2 राइट एंगल से कम है, यानी इन दोनों का सम 180 से कम है, अगर इन दोनों का एंगल का सम 180 से कम है ना, तो इस लाइन को बढ़ाने पर और इस लाइन को आगे बढ़ाने पर, ये आगे जब इनडेफिनिटली तक बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपस में मिल जाएगा। ये मतलब है 5वां पोस्टुलेट का। एक बार दोबारा समझ ले सारे पोस्टुलेट, एक बार दोबारा समझ ले सारे पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट देखिए, पहला पोस्टुलेट क्या था? अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना,
वो दो पॉइंट को मिलाने से बनती है। स्ट्रेट लाइन कब बनती है? जब दो पॉइंट को मिला देते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, दो पॉइंट को मिलाने से स्ट्रेट लाइन बनती है। सेकंड क्या था? टर्मिनेटेड लाइन को हम दो लाइन को हम इंडेफिनिट इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्या था? थर्ड था एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितना भी सेंटर लेके, कितना भी रेडियस लेके। आप सर्कल कैसे बना सकते हो? छोटा, बड़ा और बड़ा और बड़ा, कितने का ही बना सकते हो। फोर्थ क्या था? जितने भी राइट एंगल होते हैं सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि राइट एंगल का मतलब क्या है? सब 90 डिग्री। सब 90 डिग्री तो बनेंगे ना, जैसे मर्जी बना लो बनेगा 90 डिग्री, तो सारे राइट एंगल इक्वल होंगे। और पांचवा पोस्टुलेट जो थोड़ा लेंथी है वो ये कहता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पर एक तीसरा स्ट्रेट लाइन फॉल हो रहा है और दो इंटीरियर एंगल का सम 100, अगर इन दोनों का सम 180 से कम है, अगर दो इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है, तो इन दोनों लाइनों को बढ़ाने पर ये आगे जाके कहीं ना कहीं पक्का जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। तो ये था बच्चों इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट। और बिलीव मानो सॉल्व नहीं करना इस चैप्टर में, सर जी पास आओ, सॉल्व नहीं करना, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, केवल यही याद करना है। हाँ, क्वेश्चन नहीं है इसमें कि आप सोचो कि सर जी क्वेश्चन आएंगे ये सॉल्व होगा, कुछ नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट ये पूरे चैप्टर में। ऐसा ही अलग वीडियो बनाया एकदम डिफरेंट, शेयर मार देना, मन करे तो यहाँ की मन करे ना इच्छा तो शेयर मार देना, ना कोई बात नहीं, कोई टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे बच्चों यहाँ के हमारे कॉन्सेप्ट, ये कंप्लीट हो गए। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, वन बाय वन सारा एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, टेंशन ना लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब देखना मजा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना अधिकतर क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि सर हमें तो पहले ही पता है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, एंड विच आर फॉल्स, और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और फिर आपको रीजन भी देना है कि भाई कोई स्टेटमेंट सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स बताना है रीजन के साथ। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, ओनली वन लाइन, केवल एक लाइन पास हो सकती है थ्रू अ सिंगल पॉइंट। आप बताओ, आपके पास केवल एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है। अब आपसे कह रहा है कि ओनली वन लाइन, केवल एक लाइन पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से। ऐसा थोड़ी है, एक पॉइंट से तो कई लाइन पास हो सकती है, एक पॉइंट से तो कई लाइन पास हो सकती है बच्चों, एक पॉइंट से तो कई लाइन बना सकता हूं मैं, एक पॉइंट से तो मैं तो डिफरेंट लाइन बना सकता हूं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या लिखेंगे आंसर? फॉल्स। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यही मैंने आपसे बोला था, एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, रीजन हमने दे दिया कि एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट फॉल्स मिल गई। नाउ सेकंड पार्ट पाइए, सेकंड पार्ट क्या आपके पास, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो ये भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने एग्जाम्स में पोस्टुलेट में पढ़ा था कि दो डिफरेंट पॉइंट से केवल एक लाइन ड्रॉ होती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से, दो अलग अलग पॉइंट से केवल एक ही लाइन तो ड्रॉ होती है, दो अलग अलग पॉइंट से केवल एक लाइन ड्रॉ, दो लाइन, दो पॉइंट को अगर मिला दोगे तो एक ही लाइन तो बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आंसर क्या देंगे सर? आंसर क्या देंगे कि ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। रीजन क्या देंगे? थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट से देयर कैन बी ओनली वन लाइन, केवल आप एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, दैट कैन बी ड्रॉन, केवल आप एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हो दो अलग अलग पॉइंट से। तो पहली स्टेटमेंट भी फॉल्स थी, सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट से, हमने पढ़ा था एग्जाम्स और पोस्टुलेट में, केवल एक ही लाइन ड्रॉ होती है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नाउ थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या आपके पास, अ टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है? ऐसी लाइन जिसको हम बढ़ा सकते हैं, जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, हम इसको बढ़ा सकते हैं इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। बिल्कुल, ये तो एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट है। एक लाइन को हम इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, ये तो हमने एज इट इज एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट में पढ़ा था, सेम पढ़ा था यही चीज कि एक लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनिटली, हम अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या ट्रू है,
A line that is terminated can be indefinitely produced. हम एक लाइन को indefinitely रूप से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ, क्योंकि यही वाली स्टेटमेंट एज इट इज एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट में आया था कि हम एक लाइन को इंडेफिनेटली रूप से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, सही स्टेटमेंट है। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा? ये ट्रू है और यही लाइन लिख देंगे। ये हमने ऊपर एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट में पढ़ा था, वहां से भी आप लिख सकते हो। नाउ फोर्थ लाइन पे आते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल है, अगर दो सर्कल इक्वल है देन द रेडियस आर इक्वल। सीधी सी बात है, अगर दो सर्कल इक्वल तो रेडियस भी इक्वल होगा। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनका रेडियस भी इक्वल होगा, क्योंकि ये कोइंसाइड है, इसी को तो बोलते हैं कोइंसाइड। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनका रेडियस भी इक्वल होगा। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ओके स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। तो लिखिए फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। रीजन क्या देंगे? द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर इक्वल, अगर रेडियस इक्वल है व्हेन द टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनका रेडियस भी इक्वल ही होगा। इसी को तो कोइंसाइड बोलते हैं, इसी को तो कोइंसाइड बोलते हैं, क्योंकि एक सर्कल को दूसरा सर्कल रख देंगे तो दूसरा सर्कल दिखेगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनका रेडियस भी इक्वल ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। पांचवा स्टेटमेंट क्या है? आपके पास एक फिगर है जो कि आपके सामने दिया हुआ है कि ए बी एक लाइन है, एक पी क्यू लाइन है और एक एक्स वाई लाइन है। ये तीन लाइन है, ठीक है। बाकी सबको हटा दो एक मिनट के लिए, बाकी सबको हटा देते हैं। लो जी, बाकी सबको हटा देते हैं। तीन लाइन आपके पास, एक ए बी है, एक पी क्यू है और एक्स वाई है। अब आपसे कह रहा है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है एक दूसरे के, और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, यानी तीनों इक्वल हो गए। ए बी कह रहा है पी क्यू के इक्वल, पी क्यू कह रहा है एक्स वाई के इक्वल, तो भाई तीनों इक्वल हो गए ना। समझ रहे हो? समझे? इसने बोला ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और इसने बोला मैं इसके इक्वल हूं, तो भाई तुम तीनों इक्वल हो गए ना। ए बी इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, तो तीनों इक्वल हो गए, तीनों ही आपस में इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा? तो बिल्कुल होगा, तीनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी जब इक्वल है पी क्यू के और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सही है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फर्स्ट एग्जाम्स, यहाँ यूक्लिड का पहले एग्जाम्स के बारे में बात लिख देंगे। यूक्लिड का पहला एग्जाम्स क्या था? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, वो चीजें जो एक ही चीज के इक्वल होती है, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के भी इक्वल होते हैं। याद है ना, यूक्लिड का पहला एग्जाम्स था, जो चीज एक ही चीज के इक्वल है वो आपस में भी इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कैन गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आपको डेफिनेशन बतानी है। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ ए सर्कल की डेफिनेशन, स्क्वायर की डेफिनेशन। इन पांचों की पहले आपको डेफिनेशन देनी है। इन पांचों की पहले आपको डेफिनेशन देनी है, मतलब इनकी परिभाषा बतानी है आपको। मैंने कहा था ना, कैलकुलेशन नहीं है इस चैप्टर में, स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है। इसलिए बच्चा कहता है कि मैं करूं क्या इस चैप्टर में? सर मेरा वीडियो कर जाओ ना, टेंशन फ्री होकर चले जाओ, नंबर पूरे पक्का गारंटी। और बताओ, चलिए आइए। पहला है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देखो डायग्राम के साथ मैंने लिखा है यहाँ पे। क्या होता है पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी लाइन जो एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, एंड और ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, हमेशा एक बराबर डिस्टेंस पे रहती है, हमेशा एक बराबर डिस्टेंस पे रहती है। ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पर बनी रहती है, एक बराबर दूरी पर बनी रहती है, इनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। ये जो आपके सामने डायग्राम बनाया है ना, ये पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन है बच्चों। मान लो ये ए बी है और ये सी डी है। अच्छा, इनका लिखने का भी तरीका होता है। पैरेलल लाइन ऐसे लिखते हैं, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, इसको लिखेंगे ऐसे। पैरेलल लाइन को ऐसे लिखते हैं, ए बी पैरेलल सी डी। तो पैरेलल लाइन कौन होती है? पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और हमेशा उनके बीच में एक कांस्टेंट डिस्टेंस बना रहता है, बराबर दूरी बनी, जैसे रेल की पटरी होती है ना, इक्वल दूरी पे चलती रहती है, तो वो भी एक पैरेलल लाइन है। ठीक है सर,
नाउ अगला क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। सर ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? तो पहले सिंपल वर्ड में समझो। जब एक लाइन दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जब एक लाइन दूसरे लाइन के साथ टकराती है और राइट एंगल पे टकराती है, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अनदर लाइन एट अ राइट एंगल, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर इंटरसेक्ट होती है 90 डिग्री पर, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। देखिए डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स आर दोज लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होती है विच इंटरसेक्ट ईच अदर, दो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है इन अ प्लेन, एक प्लेन पर, एट अ राइट एंगल, एक राइट एंगल पर। यस, ये एक राइट एंगल पर इंटरसेक्ट होगी जब एक लाइन दूसरे लाइन से टकराती है। कितने पे टकराती है? एक राइट एंगल पे टकराती है, 90 डिग्री पे टकराती है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अनदर लाइन एट अ राइट एंगल 90 डिग्री पे टकराती है, तो दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर। पहले पैरेलल लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो पैरेलल लाइन। जब एक लाइन दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री पे यानी राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, तो परपेंडिकुलर लाइन। नाउ अगला डेफिनेशन आता है लाइन सेगमेंट। सर ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? व्हेन अ लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, ऐसी लाइन जिसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, वो लाइन जिनको एक्सटेंडेड नहीं किया जा सकता, यानी इसमें एरो नहीं बनेगा, क्योंकि एरो का मतलब मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, आप भूल गए? आप भूल गए ना? एरो का मतलब क्या बताया था? अगर आप एरो बना देते हो इसका मतलब ये लाइन बढ़ाया जा सकता है, इसमें एरो नहीं बनेगा, क्योंकि क्या बोला है, When a line cannot be extended, जब एक लाइन को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, any further, उसे आप आगे नहीं बढ़ा सकते, because of its end point, क्योंकि उसमें एंड पॉइंट आ जाता है। तो जब ऐसी लाइन जिसका एंड पॉइंट हो, एक फिक्स लाइन, जैसे मान लो ये लाइन मैंने खींच रखा है 5 सेंटीमीटर का, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। जब एक फिक्स हम लाइन खींचते हैं ना, एक फिक्स नाप के खींचते हैं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो वो लाइन जिसको हम बढ़ा नहीं सकते, जिसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट, और इसमें एरो नहीं बनता है। नाउ अगला क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल? सर्कल का रेडियस क्या होता है? तो देखो मैं सर्कल का रेडियस आपको सिंपल वर्ड में बताता हूं। किसी सर्कल के सेंटर, किसी सर्कल के सेंटर, किसी सर्कल के सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, किसी सर्कल के सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस। अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का जो रेडियस होता है, इज द लाइन, वो उस लाइन को बोलते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस, जो कि सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट होता है, ऑफ द सर्कल, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट, टू द सेंटर, टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब हम क्या करते हैं, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस का कोई पॉइंट ले लेते हैं और सेंटर को मिला देते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों सेंटर और सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं हम उसको? रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस। थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर दूं, शायद आपको देखने में दिक्कत ना हो रही हो। एक बार स्क्रीन को, 1 मिनट, स्क्रीन को हल्का सा छोटा कर लेते हैं ना। हाँ अब शायद, हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा कम हो गया ना, दिख रहा है? ओके ठीक है, चलिए। तो अब थोड़ा स्क्रीन को छोटा करना पड़ गया, क्योंकि लिखना पड़ेगा ना, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए जी, तो किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है और सेंटर पर इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। नाउ अगला क्या है, स्क्वायर। व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर किसको बोलते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसके अंदर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जिसके चारों साइड इक्वल हो, जिसके चारों साइड इक्वल हो, एंड ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, और उसका जो इंटरनल एंगल होगा, यानी ये वाला एंगल, ये सारे एंगल राइट एंगल होने चाहिए, सब के सब 90 डिग्री होना चाहिए। क्या बोला गया? ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो चारों साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, जिसके चारों साइड इक्वल होंगे, जिसके चारों साइड इक्वल होंगे,
और हर एक इंटरनल एंगल, जो इंटरनल एंगल होगा, अंदर का एंगल होगा, ये सारा एंगल, इंटरनल एंगल, वो सब राइट एंगल होना चाहिए। यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो और अंदर के सारे एंगल 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल हो, कुछ भी आप बोलो, इनको बोलते हैं स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन आपको देनी थी, 5 वर्ड की आपको डेफिनेशन देनी थी। आपका पैरेलल लाइन का डेफिनेशन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रेडियस हो गया और स्क्वायर हो गया। पांचों डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब आगे भी कुछ कह रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, आगे भी कुछ आपसे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है सर, पढ़िए। आर देयर अदर टर्म, क्या कोई ऐसा टर्म है दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, जिसको पहले डिफाइन करना चाहिए। हाँ, कुछ वर्ड आपको, क्योंकि ये डेफिनेशन तभी तो आपको समझ में आएगा जब आपको लाइन पता हो, पॉइंट पता हो, सरफेस पता हो, तो वो हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कुछ ऐसे टर्म हैं जिसको और डिफाइन करने की जरूरत है, वो कौन से टर्म है, क्या आप उनको डिफाइन कर सकते हो? तो आप वो सारी डेफिनेशन लिख सकते हो जो आपने शुरू में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, याद है? मैंने 2-3 ले लिए, मैंने 2-3 एग्जांपल ले लिया कि हाँ, इनको भी डिफाइन करने की जरूरत है। यस 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 यस, देयर आर अदर टर्म, कुछ ऐसे टर्म है विच नीड टू बी डिफाइंड, जिनको डिफाइन करने की जरूरत है। और वो कौन से टर्म है, वो कौन से टर्म है जिनको डिफाइन करने की जरूरत है? एक बात बताओ, बिना पॉइंट के लाइन बन जाएगी, बिना पॉइंट के पैरेलल लाइन बन जाएगी, बिना लाइन के पैरेलल लाइन बन जाएगी? तो हमें पॉइंट बताना पड़ेगा, हमें लाइन बताना पड़ेगा, हमें सरफेस बताना पड़ेगा, हमें प्लेन सरफेस बताना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर क्या है, प्लेन सरफेस है, स्क्वायर क्या है, प्लेन सरफेस है। तो हमें उन टर्म को भी डिफाइन करने की जरूरत है जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो सारा लिखने की जरूरत है, 2-3 उनमें से ले लो। जैसे मैंने एक प्लेन की डेफिनेशन ले ली, एक मैंने पॉइंट की डेफिनेशन ले ली, और कोई लिया, एक लाइन की डेफिनेशन ले ली। आप कोई भी 2-3 ले लो। आप ये डेफिनेशन वहां से कॉन्सेप्ट से भी उठा सकते हो, याद है ना कॉन्सेप्ट? आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ जी, ये देखो, ये रहा डेफिनेशन। इनमें से पॉइंट उठा लो, लाइन उठा लो, स्ट्रेट लाइन उठा लो, सरफेस उठा लो, प्लेन सरफेस उठा लो, कोई भी 2-3 डेफिनेशन जो आपको अच्छे से रट जाए, अच्छे से याद हो, ये कोई भी डेफिनेशन उठा लो और यहाँ पे लिख दो। क्योंकि इनके बिना, इन डेफिनेशन के बिना हम नहीं बता सकते कि पैरेलल लाइन क्या होता है। इन डेफिनेशन के बिना हम नहीं बता सकते ये पैरेलल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। इन सबको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है, सरफेस क्या होता है, लाइन किसे बोलते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यस, कुछ वर्ड को डिफाइन करने की जरूरत है। यस, देयर आर सम अदर टर्म, कुछ अदर टर्म है जिनको हमें डिफाइन करने की नीड है। वो कौन कौन से हैं? तो कोई भी 2-3 आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे प्लेन की डेफिनेशन ली है, मैंने पॉइंट की डेफिनेशन ली है, मैंने लाइन की डेफिनेशन ली है। यही वही डेफिनेशन है, ये वही डेफिनेशन है जो आपने स्टार्टिंग पढ़ा था। देख लो ना, पॉइंट की डेफिनेशन मैंने क्या लिया, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। पॉइंट कौन होता है? इसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन कौन होता है? एक लाइन वो होता है जो ब्रेथलेस लेंथ होता है, यही तो बताया था मैंने आपको। प्लेन क्या होता है? एक प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है विच लाइन इवनली होता है स्ट्रेट लाइन पर, जो स्ट्रेट लाइन को मिला के बनाते हैं उनको हम प्लेन सरफेस कहते हैं। तो ये सभी डेफिनेशन मैंने वहीं से उठाया, ये सभी डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था वहीं से उठाया। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, तो बट करेंगे इसका आंसर। देखिए थर्ड क्या है, कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। आपको 2 पोस्टुलेट दिया हुआ है, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, 2 स्टेटमेंट दे रखी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। आपसे पूछ रहा है क्या इस पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है, कोई ऐसा टर्म है जो डिफाइन ना किया गया हो। तो पहले पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो, आपको 2 पोस्टुलेट गिवन है, पहले इनको पढ़ लेते हैं। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी, आपके पास 2 पॉइंट है, एक का नाम ए और बी है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, कह रहा है इनके बीच में एक थर्ड पॉइंट सी भी है, विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है ए और बी के बीच में एक थर्ड पॉइंट सी भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ए और बी के बीच में एक थर्ड पॉइंट आ सकता है सी। तो पहले स्टेटमेंट तो सही कह रहा है कि यस बिल्कुल सही बात है कि ए और बी के बीच में सी आ सकता है। सिर्फ सी क्यों आ सकता है, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, डी ई एफ जी एच आई जेड तक, कुछ भी बोलते हैं, सारे पॉइंट आ सकते हैं। भाई जो थोड़ी एक ही पॉइंट हो, या तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो आपसे कह रहा है कि 2 पॉइंट है ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी आ सकता है। तो स्टेटमेंट पोस्टुलेट बिल्कुल सही है, सही बात है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, कह रहा है कम से कम 3 पॉइंट आ सकते हैं, that are not on the same line, जो कि सेम लाइन पे ना हो। क्यों केवल 3 ही पॉइंट क्यों होंगे, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जिस लाइन पे ना हो। तो 2 पोस्टुलेट आपको दे दिया। अब आपसे कह रहा है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या कुछ ऐसा है जिसमें डिफाइन नहीं किया गया? यस, दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म, इस पोस्टुलेट में अनडिफाइंड टर्म है। कौन सा? अनडिफाइंड टर्म इन द पोस्टुलेट आर, वो कौन से अनडिफाइंड टर्म है?
आपसे पूछा रहा है ये मैं आपको पहले समझो, मेरी बात सुनो, आपको दो पोस्टुलेट गिवन है। पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास ए और बी है, इन ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी है, पहला पोस्टुलेट ये है। दूसरा आपसे कह रहा है कि ये ए और बी जो आपने लाइन खींची है, इनके बीच में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं आ रही, लाइन के बाहर आ रही है। ये दो पोस्टुलेट आपको गिवन है। अब आपसे कह रहा है क्या इस पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है, तो हम लिखेंगे यस, दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म, इसमें अनडिफाइंड टर्म है। अब आप कह रहे हो कि अनडिफाइंड टर्म है, तो बताओगे ना क्या अनडिफाइंड टर्म है, क्या चीज परिभाषित नहीं की गई है। अनडिफाइंड टर्म्स इन द पोस्टुलेट आर, वो जो अनडिफाइंड टर्म है वो है देयर आर मेनी पॉइंट्स, कई पॉइंट्स हो सकते हैं, दैट लाइज इन अ प्लेन, केवल एक ही पॉइंट थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि एक ही पॉइंट होगा, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। केवल जो थोड़ी है एक ही पॉइंट हो, तो पॉइंट के बीच में कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो ये चीज अनडिफाइंड है कि दो पॉइंट के बीच में केवल एक पॉइंट नहीं कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो ये चीज अनडिफाइंड है। उसके बाद आपसे एक जो और चीज पूछ रहा है इसमें, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब सही है, हाँ स्टेटमेंट ये तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं, स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट तो सही है। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, सही है, हाँ सही है। वो आपसे कह रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी है, हाँ सी एक पॉइंट सी आ सकता है। हम तो कह रहे हैं बहुत सारा आ सकता है, वो कह रहे हैं एक है, एक तो आ ही सकता है। कई सारे ऐसे पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं आ रहा, ये बात सही है, कई सारे पॉइंट होंगे जिस लाइन पर नहीं होंगे, इस लाइन से बाहर होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे जिस लाइन पर नहीं होंगे, तो कंसिस्टेंट तो है, ये स्टेटमेंट कंसिस्टेंट तो है। डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, नहीं, ये एक्सॉम्स को फॉलो करते हैं, ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, ये एक्सॉम्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि पोस्टुलेट में हमें कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं होता। पोस्टुलेट की एक्सॉम एंड पोस्टुलेट में यही फर्क है, एक्सॉम्स में हमें अनडिफाइंड टर्म होता है, जब हमें अनडिफाइंड करना पड़ता है, पोस्टुलेट में कुछ भी अनडिफाइंड टर्म नहीं होता। एक मिनट पानी पी लूं, एक मिनट जरा पानी पी लेता हूं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। भाई ऐसा है ना, एक्सॉम एंड पोस्टुलेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्सॉम्स में कुछ अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं, लेकिन पोस्टुलेट में कभी भी अनडिफाइंड टर्म्स नहीं होता, वो पूरा डिफाइंड होता है, हर चीज में बताते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म, क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, हाँ अनडिफाइंड टर्म तो है। क्या फिर आप बोलोगे कौन सा अनडिफाइंड टर्म है, तो इसमें अनडिफाइंड टर्म ये है कि देयर आर मेनी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं प्लेन के बीच में, केवल एक पॉइंट नहीं हो सकता। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, तो आंसर लिखेंगे हाँ यस, यस दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट तो है, मतलब स्टेटमेंट कोई गलत नहीं है, स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है। और नो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, दे फॉलो द एक्सॉम्स, ये एक्सॉम्स को फॉलो करते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, एक्सॉम्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, मैं पानी पी लेता हूं बच्चों। ओह प्रभु, चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है सर, ये बहुत ज्यादा एग्जाम होता है, ठोक दो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख दो, भूल जाओगे सर, लिख लो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है सर, पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ पॉइंट सी, एक पॉइंट सी है, लाइज करता है दो पॉइंट ए और बी के बीच में, ठीक है सर, दो पॉइंट है ए और बी, यहां पर दो पॉइंट बना लेंगे स्केल से, ए और बी, और उसके बीच में हम एक पॉइंट ले लेंगे सी, ठीक है। एक पॉइंट सी है जो कि ए और बी के बीच में है, लिख दिया हमने, और वो इस प्रकार से है कि ए सी इक्वल है बी सी के। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहां लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है कि ए सी इक्वल है बी सी के, ए सी इक्वल है बी सी के, यानी ए सी ये वाला आधा पार्ट और ये वाला आधा पार्ट, ये दोनों इक्वल है आपस में, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन प्रूव दैट, तो प्रूव करो, तो लिखेंगे यहां एक लाइन छोड़ के लिखते हैं टू प्रूव, यहां लिखते हैं टू प्रूव अंडरलाइन, क्या प्रूव करना है कि AC हाफ है, AC हाफ है, किसका हाफ है, AB का, तो ये प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं, डायग्राम आपको गिवन है, डायग्राम ये है कि दो पॉइंट है A और B, उनके बीच में C है, और उसके बाद आपको गिवन था कि AC जो AC है वो BC के इक्वल है, तो प्रूफ करो कि AC हाफ है AB का। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आइए प्रूफ करके आपको बताता हूं, नहीं प्रूफ कर देता हूं, छोटा सा ये, यहां लिखेंगे प्रूफ, यहां लिखेंगे प्रूफ, दो कैसे प्रूफ करते हैं। शुरुआत हम करेंगे ए से, ए से लेकर सी तक में
अगर बीसी को ऐड कर दूं तो टोटल मिला के एसी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अगर मैं एसी में आधे पार्ट और आधा पार्ट बीसी, आधा पार्ट एसी और आधा पार्ट बीसी, अगर दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल आ जाएगा ए बी। मानते हो? एसी की जगह एसी, एसी के नीचे एसी, प्लस के नीचे प्लस, क्या लिखा हुआ है? बीसी। और बीसी किसके इक्वल है? बीसी इक्वल है एसी के, बीसी इक्वल है एसी के, बीसी एसी के इक्वल है। तो बीसी नहीं लिखेंगे, बीसी की जगह लिखेंगे एसी, क्योंकि बीसी एसी के इक्वल है। तो बीसी को हटा के एसी लिखेंगे। ए बी की जगह ए बी आएगा। एसी एसी टू एसी, क्योंकि दो बार है। एसी एसी टू एसी, क्योंकि दो बार है। और ए बी की जगह ए बी एज इट इज आएगा। एसी की जगह एसी आएगा, ए बी की जगह ए बी आएगा, और जो टू है ये आ जाएगा डिवाइड में। टू कहां जाएगा? डिवाइड में। तो आ गया अपना आंसर, AC इक्वल टू 1/2 AB। यही आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। दोबारा समझा दो एक बार, प्रूफ समझा दो दोबारा एक बार, मजा आ जाएगा ना। एक बार और समझना चाहोगे? एक बार और समझा दो। चलिए एक बार और समझ, हटा देता हूँ, एक बार हटा देता हूँ। सर जी दोबारा समझना होगा तो हम वीडियो को पीछे कर लेंगे। अरे वीडियो को पीछे करने में मेरे समझाने में फर्क होगा ना सर जी, थोड़ा सा दोबारा समझ लो। देखो, आधा पार्ट एसी, आधा पार्ट एसी और आधा पार्ट बीसी, अगर दोनों को मिला दोगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल का नाम क्या है? ए बी। एसी की जगह एसी, प्लस की जगह प्लस। अब बीसी, बीसी किसके इक्वल है? बीसी इक्वल है एसी के, बीसी इक्वल है एसी के, तो बीसी हटा के हम लिख देंगे एसी। ए बी की जगह ए बी, एसी एसी टू एसी, क्योंकि दो बार है। ए बी की जगह ए बी, एसी की जगह एसी, ए बी की जगह ए बी, और ये टू है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, AC इक्वल टू 1/2 हाफ ए बी, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 4? आगे बढ़ जाओ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4, अब कह रहा है क्वेश्चन 4 पे वापस जाओ। अब क्वेश्चन 4 तो हम पढ़ चुके हैं कि ए और बी के बीच में सी था। पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। पॉइंट सी जो है उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। सही बात है, जब मिड पॉइंट कब बोलते हैं? जब बीचों बीच होता है। ए और बी के बीच में था ना सी, तो वो कह रहा है कि सी जो है मिड पॉइंट था। बिल्कुल सही बात है, लाइन सेगमेंट ए बी का। प्रूव दैट, अब प्रूव करो एवरी लाइन सेगमेंट, हर एक लाइन सेगमेंट में, हर एक लाइन सेगमेंट में वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, केवल एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है। गजब क्वेश्चन है सर। हमें प्रूव करना है कि इस लाइन पे केवल एक ही मिड पॉइंट है सी, और कोई मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है सर, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैथ में एक तरीका आता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आपको सर ये वर्ड कहां से आया? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है मैं समझाता हूं। हम गए शादी में, कि शादी है और जी बहुत बढ़िया शादी होगी, बहुत बढ़िया शादी होगी। वहां गए और वहां कुछ नहीं मिला, खाने को भी नहीं मिला, पता लगा खाना खत्म हो गया, भोजन खत्म हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन। सोच के क्या गए थे? मजा आ जाएगा, नहीं आया मजा, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी बच्चे से कहा भाई ये बच्चा तो नालायक है, कुछ नहीं करेगा यार। भाई कहाँ है ये, कुछ नहीं पढ़ता। अच्छा वो पढ़ने लगा तो भाई ऐसा है वो बच्चा बिल्कुल इंटेलिजेंट, दिमाग एकदम शार्प। हमने तो उसकी शकल सूरत देख के बता दी, भाई कपड़े देख के बता दिए तो बेकार है, कैसा ऐसा है, लेकिन वो पढ़ने में इंटेलिजेंट। सोचा क्या था? बेकार है कैसा? इंटेलिजेंट। कॉन्ट्राडिक्शन, उल्टा उल्टा। मम्मी सोच के बैठे आज मम्मी ने बनाया हमारा फेवरेट खीर, बढ़िया मजा आ जाएगा। अब पता लगा उसमें चीनी डालना भूल गई मम्मी। सोचा क्या था कि बढ़िया बनेगा, बना नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन। सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। कॉन्ट्राडिक्शन। दोस्त को सोचा हमारा दोस्त सबसे, हाय हाय दोस्त यार मेरा सबसे बढ़िया दोस्त मेरा, पता लगा सबसे छोड़ो है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन उल्टा। तो ऐसे क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पता लग गया? जब आपसे बोले ना कि प्रूव करो कि एक ही मिड पॉइंट है, एक ही सेंटर है, एक ही सर्कल है, तो उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बनाए। क्या है? हम मान लेंगे कि दो मिड पॉइंट है, हमने मान लिया, वो क्या कह रहा है प्रूव करो एक मिड पॉइंट है, वो कह रहा है प्रूव करो एक मिड पॉइंट है, हम क्या मान रहे हैं? नहीं भाई दो मिड पॉइंट है। कॉन्ट्राडिक्शन, हम दो मान के चल रहे हैं। तो हमने एक और मिड पॉइंट ले लिया, यहां पे ले लिया डी, तो लिखेंगे लेट सी एंड डी आर टू मिड पॉइंट। हमने मान लिया कि सी और डी जो है दो मिड पॉइंट्स है। अब अगर सी और डी मिड पॉइंट है, मेरी बात सुनो, अगर सी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा ना कि एसी जो होगा, एसी होगा
वो हाफ होगा ए बी का, यही तो मतलब है। अगर सी मिड पॉइंट है तो जो ए सी होगा वो आधा होगा पूरे ए बी का, और ऐसे ही एडी जो होगा एडी वो भी हाफ होगा ए बी का। मेरी बात समझ रहे हो? कोई बच्चा समझ रहा है मेरी बात को? क्या मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को कैच कर पा रहे हो? मैं जो समझा रहा हूं उसे कैच कर पा रहे हो? देखो, आप बोल रहे हो कि ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है ना तो ये आधा होगा ना। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच, ये आधा होगा। एसी आधा होगा, एसी हाफ होगा किसका? पूरे का, ए बी का। और आप कह रहे हो डी बी मिड पॉइंट, आपने लिखा है डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी जो है ये भी आधा होगा, ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा किसका? ए बी का। अब दोनों को ध्यान से देखो, यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ध्यान से देखो। जब आप दोनों को ध्यान से देखते हो तो हाफ ए बी इसमें भी है, हाफ ए बी इसमें भी है। इफ इक्वल, इफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, पहला एग्जाम्स याद है? एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 1 क्या था? अगर कोई चीज सेम चीज के इक्वल हो, अगर कोई चीज सेम चीज के इक्वल हो तो वो आपस में इक्वल होता है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ऐसे चीजें जो एक ही चीज के इक्वल हो, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले वाला भी ए बी का हाफ है, दूसरा वाला भी ए बी का हाफ है। देख लो आप, आ जाओ भैया, कहां पहुंच गए? हाँ ये देखो, पहले वाला भी ए बी का हाफ है, दूसरे वाला भी ए बी का हाफ है। पहले वाला भी ए बी का हाफ है, दूसरे वाला भी ए बी का हाफ है। तो ये आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला भी ए बी का हाफ है, ये वाला भी ए बी का हाफ है, दोनों एक ही चीज का इक्वल है, दोनों एक ही चीज का इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एसी जो है, एसी वो इक्वल हो गया एडी के। अब अगर एसी और एडी इक्वल है तो दोनों को कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करो तो ए से ए दोनों, आप मन में कैंसिल करना, यहां मत कैंसिल करना, कंपेयर करो। ए तो दोनों तरफ है तो ए और ए हटा दो, क्योंकि दोनों में कंपेयर हो गया। सी और डी, सी इक्वल है डी का, सी इक्वल है डी का, सी इक्वल है डी का मतलब सी और डी एक ही पॉइंट है। सी और डी, अच्छा यहां पे लिख भी देना, फ्रॉम एग्जाम्स फर्स्ट, पहले एग्जाम से हुआ है ये। पहला एग्जाम्स क्या था कि अगर कोई चीज सेम चीज के इक्वल है, अगर कोई चीज सेम चीज के इक्वल है तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो ए और ए कंपेयर हो गया, दोनों में ए है, बचा कौन? सी और डी। सी और डी इक्वल है, सी और डी इक्वल कब होंगे? सी और डी कब इक्वल होंगे? सी और डी इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि दोनों एक ही चीज है। दोनों सी और डी इक्वल मतलब सी इक्वल है डी के, क्या मतलब? इसका ये मतलब है सी एंड डी आर द सेम पॉइंट, ये सेम ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। हैंस a line segment has only one midpoint, इसलिए किसी भी लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या क्या हमने दोबारा बता दूं? मैंने आपको बताया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इसमें हम ये मान लेते हैं कि भाई दो मिड पॉइंट है, सी भी मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है, सी और डी दोनों मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो जो एसी है वो आधा होगा ए बी का, और ऐसे ही एडी जो है ये भी आधा होगा ए बी का। एग्जाम्स पहला क्या कहता है? एग्जाम फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई चीज एक ही चीज के इक्वल हो, कोई चीज एक ही चीज के इक्वल हो तो ये आपस में भी इक्वल होते हैं। अब जब दोनों को कंपेयर करोगे तो ए और ए तो कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों में बचा कौन? सी इक्वल टू डी, सी इक्वल टू डी, यानी सी और डी इक्वल है। सी और डी इक्वल है का मतलब क्या है? सी और डी का इक्वल होने का मतलब है सी और डी दोनों सेम पॉइंट है, और दोनों सेम पॉइंट है मतलब एक ही मिड पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट है मतलब एक ही मिड पॉइंट है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, नोट डाउन कर लो, क्या नोट डाउन कर ले, आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ओहो हो, बेहतरीन क्वेश्चन, ये है पेपर में आने लायक, इसे कहता है पेपर वाला क्वेश्चन। पेपर वाला क्वेश्चन, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, वैसा होता है ना, वैसे पेपर वाला क्वेश्चन बजा दे। तो पेपर वाला क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने है, आपके पास एक फिगर है जो कि ये है, AC इक्वल टू BD आपको गिवन है। तो पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है कि AC इक्वल है BD के, AC इक्वल है BD के, AC इक्वल है BD के, ये गिवन है यहाँ। अब प्रूफ करना है कि AB इक्वल है CD के, तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें कि AB इक्वल है CD के। तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं, यहाँ पे, यहाँ कर लेता हूँ प्रूफ, है ना, जगह है काफी, यहाँ प्रूफ कर लेता हूँ। प्रूफ
यहां पर कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। अब आपको क्या गिवन है, पहले गिवन को उठाओ। क्या गिवन है? आपको गिवन है कि AC इक्वल है BD के, ये गिवन है। AC इक्वल है BD के, AC इक्वल है BD के, AC BD के इक्वल है। अब एक काम करो, जो बीच में ये है ना, बीच में एक लाइन सेगमेंट है BC, ये माइनस कर दो दोनों में से। आप दोनों में से BC को माइनस कर दो, AC में से भी BC को माइनस कर दो और BD में से भी BC को माइनस कर दो। सेम चीज दोनों तरफ माइनस हो सकती है, एग्जाम्स में पढ़ा था हमने, आप याद करो, एग्जाम्स में पढ़ा था हमने कि सेम चीज दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं हम, सेम चीज दोनों में से माइनस हो सकती है। यहां भी BC माइनस कर दिया, यहां भी BC माइनस कर दिया। जब आप BC हटा दोगे ना, तो पहले पार्ट में बचेगा आपका ये वाला पार्ट, पहले पार्ट में बचेगा ये वाला पार्ट AB। और वैसे भी देखा मैथ कमजोर है तो ऐसा समझ लो C से C काट मत देना, मन में सोचना C से C कट गया, C और C माइनस हो गया, AB बचा, वैसे ही सोच लो तो AB बचा। ऐसे यहां देखो सेकंड पार्ट में बचेगा ये CD। अगर मैथ वीक है तो आप ऐसे समझ लो B से B कैंसिल हो गया, देखो B और B माइनस हो गया ना, B से B माइनस हो गया तो क्या बचा DC, DC मतलब CD, कैसे भी लिख लो। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, क्या 2 लाइन में खत्म। दोबारा समझा दो, एक बार दोबारा समझा दो सर जी। चलिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो हमें गिवन क्या था, हमें क्वेश्चन में गिवन था ये, क्या गिवन था कि AC इक्वल है BD के। AC हमारा ये यहां से लेकर यहां तक है, AC हमारा यहां से यहां तक है और BD हमारा यहां से यहां तक है। ये वाला दोनों में आ रहा है, ये इसका नाम है BC, ये दोनों में आ रहा है। जब आप पहला चीज लेते हो उसमें भी आ रहा है, ये वाला देखो डब्बा, ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा इसमें भी आ रहा है, दूसरे वाले में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है। तो दोनों में से माइनस कर लो, कलेश ही खत्म। दोनों में से ये चीज माइनस कर दो, दोनों का कलेश ही खत्म। तो AC में से भी BC को माइनस कर दिया और BD में से भी BC को माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों का कलेश ये था, बीच वाला हिस्सा, दोनों में से माइनस कर दिया। यहां देखो C से C कैंसिल हो गया तो AB बचा, यहां देखो B से B कैंसिल हो गया तो DC बचा, DC लिख दो या CD लिख दो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा था बट आता है बहुत ज्यादा पेपर में, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट अंतिम, ओहो केक आ गया, ओ भाई साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज एग्जाम्स 5, एग्जाम 5 को इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम, यूक्लिड एग्जाम का जो 5वां एग्जाम था ना, आपको याद है 5वां एग्जाम क्या था, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये 5वां एग्जाम था। तो व्हाई इज द एग्जाम 5, जो 5वां एग्जाम था यूक्लिड में, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों मानते हैं, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों मानते हैं हम लोग। तो एग्जाम 5 लिख देंगे, क्या, द वोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, जो वोल होता है वो पार्ट का ग्रेटर होता है। अब आपसे पूछा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या क्यों मानते हैं इसको, तो हम ये एग्जांपल लेंगे। अब आप केक मत बनाना एग्जाम में, पता लगा आप केक बना रहे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू बना रहे हो, नहीं, मैं तो एग्जांपल लेंगे, डायग्राम लिया एग्जांपल के लिए। आप सिर्फ लिख लेना केक, मान लो ये पूरा केक आप लेके आए 4 किलो का, ठीक है, 4 किलो का केक लाए अपना बर्थडे मनाने के लिए। आपने अपने गरीब दोस्त को छोटा सा टुकड़ा दे दिया 200 ग्राम, ये छोटा सा टुकड़ा आपने अपने दोस्त को दे दिया, लो जी, ये छोटा सा टुकड़ा आपने अपने दोस्त को दे दिया, सहेला सहेली जो भी आपकी उनको दे दिया, खा लो भाई। आप बताओ कौन बड़ा होगा, वोल बड़ा होगा या पार्ट बड़ा होगा, बताओ, कॉमन सेंस है, वोल बड़ा होगा या पार्ट बड़ा होगा, तो वोल बड़ा होगा, यही बड़ा होगा, क्योंकि ये पूरा केक है, ये छोटा सा टुकड़ा है इसका बस। तो यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये बताना आपको इस क्वेश्चन में, बस आपसे पूछा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, तो पहले एग्जाम 5 लिख देंगे कि वोल हमेशा बड़ा होता है पार्ट से, फिर एग्जांपल लेंगे कि एक केक है जो कि 4 किलो का है या 2 किलो का है, जो भी आपको लिखना है, और एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि 200 ग्राम का है, तो वोल हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कंप्लीट होता है ये वाला एक्सरसाइज। अब आई होप आपको मजा आया होगा। नाउ अब हम करेंगे इसके एग्जांपल्स, आपको पता है एग्जांपल्स का अलग वीडियो आता है, पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर हम एग्जांपल करते हैं। तो अब हम मिलेंगे एग्जांपल में, ध्यान रखिए अपना, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू।